आपने कहीं तरह की शर्त भंग की है, तो कौन सी शर्तें हैं जिन्हें भंग किया गया है? आश्रम ने व्यवसायीकरण किया है, आश्रम ने प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ वहाँ पर की है अपनी ज़मीन पर, और दूसरा कई अवैध निर्माण किया है। अब आज इतने वर्षों बाद, 4 दशकों बाद, सरकार को, प्रशासन को ये याद आता है कि शर्त भंग हो रहा है। कि क्या आश्रम ने सच में सरकार की ज़मीन पर कब्जा किया है? उन ज़मीनों को सरकार जिन उद्देश्यों के साथ आश्रम को दी थी, सामाजिक गतिविधियों के लिए, समाज के उत्थान के लिए, आश्रम पिछले 5 दशकों से उन उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर लगा हुआ है। हमने मीडिया में भी सुना है कि ऐसा कहा जा रहा है कि आश्रम के पास 120 एकड़ ज़मीन है। हमारा स्पष्ट मत है कि हमारी 10 एकड़ से कम भूमि है और उसके ऊपर ही हम अपना स्वामित्व को क्लेम कर रहे हैं। आश्रम के बगल में, मोटेरा अहमदाबाद आश्रम के बगल में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, उन्होंने भी शर्त भंग की है। आज तक ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं है कि किसी अदालत ने उस जमीन खाली करने के आदेश को रद्द किया हो। इस पर कई आरटीआई भी सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा फाइल किया गया और कहीं पर यह रिकॉर्ड में नहीं आया कि उन जो क्रिकेट स्टेडियम के ज़मीन को खाली करने का आदेश था वो रद्द हुआ। लेकिन उसके बाद भी आज 2026 में भी वो स्टेडियम खड़ा हुआ, फल फूल रहा है। अभी आपने शर्त भंग की बात करी कि जो स्टेडियम है उसने शर्त भंग की है, कौन सी शर्तें हैं ये? भारतीय सेवा समाज, सदाशिव आश्रम तथा गरीबों के झुग्गी झोपड़ी जो कई वर्षों पहले उनको मिला था, वो बना कर रह रहे थे, उनको शर्त भंग का नोटिस देकर तोड़ा गया। वरना सरकार यदि इतना ही सीरियस रहती शर्त भंग के आरोपों को, तो फिर वो क्रिकेट स्टेडियम भी आज वहाँ पर जमींदोज हो गया रहता। सरकार आपको भूमि के बदले भूमि देना चाह रही है कॉम्पनसेशन के साथ, तो फिर तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। और जैसी सरकार के जो कर्तव्य वो ये आश्रम करते हैं, जिस भूमि से, जिस जमीन से ऐसे मानव हितकारी प्रकल्पों को चलाया, युवाधन सुरक्षा अभियान जैसे, भजन करो भोजन करो दक्षिणा पाओ जैसे योजनाओं, उनका आप क्या विकल्प दे सकते हैं? तो इसका मतलब आप तो यही कह रहे हैं कि आश्रम जहाँ है वहीं रहना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आश्रम जो है वो भारत के विकास में बाधा बन रहा है। संसार की 4 संस्कृतियां सबसे पुरानी हैं: मिस्र की, यूनान की, रोमन और भारतीय संस्कृति। मिस्र, यूनान और रोमन संस्कृति के दर्शन आज लोगों के जीवन में नहीं होते। ये संस्कृतियां या तो आपको म्यूजियम में मिलेंगी या खंडरों में। सिर्फ भारतीय संस्कृति ऐसी है जिसके दर्शन आज भी लोगों के जीवन में होते हैं। भारतीय संस्कृति के परंपरा, मूल्यों के दर्शन आज भी लोगों के जीवन में होते हैं। ऐसा तो क्या है कि इतने आक्रमण होने के बाद भी भारतीय संस्कृति आज भी चमचम चमक रही है? तो इसका उत्तर एकदम स्पष्ट है। हमारे देश के संत और महापुरुष, हमारे संत महापुरुष ही इस संस्कृति के ताने बाने को आज तक संजोए हुए हैं। उनकी हयाती में उनके द्वारा स्थापित की गई संस्थाओं और आश्रमों से लोग प्रेरणा लेते हैं, कई पीढ़ियां लाभान्वित होती हैं और ये परंपरा चलती ही रहती है। लेकिन बहुत ही दुखद विषय है कि आज इस कली काल में ऐसी ही एक महापुरुष की, एक ब्रह्मज्ञानी संत की संस्था को निशाना बनाया जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम मोटेरा पर चल रही चर्चाओं के बारे में। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार एक खेल परिसर, खेल संकुल बनाने के लिए इस आश्रम को तोड़ने वाली है। इस विषय को लेकर तरह तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं, तरह तरह की बातें इस पर हो रही हैं। कुछ वास्तविकता है, कई भ्रामक बातें भी हैं और लोगों को गुमराह करने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो आज इस एपिसोड के माध्यम से हमारी कोशिश है कि इस विषय पर एक क्लैरिटी हम लोग लेकर आएँ। स्वागत करते हैं अपने गेस्ट का, जो है श्री आशुतोष झा जी, एडवोकेट, कोलकाता हाई कोर्ट, जिनसे हम चर्चा करेंगे इस विषय के बारे में, खुलकर पूछेंगे कुछ प्रश्न और जानेंगे क्या है वास्तविकता, क्या है वास्तविक तथ्य। तो आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये आश्रम का मुद्दा आज चर्चा का विषय बना हुआ है, तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारा है वो आपसे ये है कि क्या आश्रम ने सच में सरकार की ज़मीन पर कब्जा किया है या ये बाकायदा खरीद कर ली गई ज़मीन है? क्या आश्रम के गतिविधियों को देखते हुए, आश्रम जब बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुआ, तो उसके बाद आश्रम की जो गतिविधियां थी समाज की, उसको देखते हुए गुजरात सरकार द्वारा सबसे पहले 1980 में कुछ ज़मीन आवंटित की गई और उस आवंटन के बाद 3 बार सरकार द्वारा 1992, 1997 और 1999 में ज़मीन के कुछ टुकड़े संस्था को दी गई। संस्था को ये जो बाद में 3 ज़मीनें दी गई थी 1992, 97 और 99 में,
वो ज़मीनें जो उस ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन कुछ थे उनके साथ रेगुलराइज करके दिए गए थे। इसीलिए आज इस तरह की भ्रामक खबरें उड़ाना मीडिया में तथा अन्य पटलों पर कि आश्रम ने अतिक्रमण किया अथवा आश्रम अवैध रूप से सरकारी ज़मीन पर रह रहा था, ये पूरी तरीके से गलत खबरें हैं। आश्रम को बाकायदा कानूनी तरीके से ज़मीनें आवंटित की गई सरकार द्वारा, और उन ज़मीनों को सरकार जिन उद्देश्यों के साथ आश्रम को दी थी, सामाजिक गतिविधियों के लिए, समाज के उत्थान के लिए, आश्रम पिछले 5 दशकों से उन उद्देश्यों की पूर्ति में निरंतर लगा हुआ है। और एक जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जो हमने मीडिया में भी सुना है कि ऐसा कहा जा रहा है कि आश्रम के पास 120 एकड़ ज़मीन है, तो क्या है वास्तविकता? देखिए, संत श्री आसाराम जी आश्रम मोटेरा अहमदाबाद की जो ज़मीन का ये जो पूरा मसला है वो प्री मेडिटेटेड है, और इसीलिए इस ज़मीन को चूँकि लेना है किसी भी तरह बाय हुक बाय क्रूक, तो उससे पहले एक ऐसा हवा बनाने के लिए, एक ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए ऐसी भ्रामक खबरें उत्पन्न की गई। आश्रम को 1980 में, 1992, 1997 और 1999 में 4 बार सरकार द्वारा ज़मीनें दी गई। 1980 में सरकार ने ज़मीन आवंटित की थी, और बाद में जो 92, 97, 99 में दी गई, वो ज़मीन को कंस्ट्रक्शन के साथ रेगुलराइज करके दिया गया। इन सभी आंकड़ों को जोड़े तो आश्रम के पास 39,000 कुछ स्क्वायर मीटर ज़मीन है, यानी 10 एकड़ से भी कम ज़मीन संत श्री आसाराम जी आश्रम के पास है। ये बार बार संस्था ने अपनी चीज़ों में स्पष्ट किया है। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से तो आश्रम के पास लगभग 33,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन आवंटित की गई है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण दीजिए। ये एक ओनर्स जो है सरकार अपने ऊपर से शिफ्ट करके आश्रम के ऊपर डालना चाह रही है। 1999 में जो 4160 स्क्वायर मीटर ज़मीन आश्रम का आवंटित की गई थी, उसको लेकर ऐसा था कि ज़मीन का जो दर है वो आप पे कर दो और उसके बाद कलेक्टर ऑर्डर करेंगे। अब उसके 26 साल बाद 2023 में वो कागज़ खोज रही है प्रशासन की, वो कलेक्टर ने ऑर्डर नहीं दिया। अगर कलेक्टर ऑर्डर दिया कि नहीं दिया, ये तो उनके विभागीय कागज़ है, ये तो उनके विभाग में मिलने चाहिए। अब आश्रम इतने 26 वर्षों के बाद वो कागज़ कहाँ से लाएगा? और 2008 में ज़मीन की मैपिंग की गई, उस समय भी जो पूरा एरिया है ज़मीन 39,000 कुछ स्क्वायर मीटर एरिया है, वो आश्रम के पास दिखा है। तो 2023 में पुराने चीज़ों को लेकर इस तरह का एक तैयार करना, बस वही बाय हुक बाय क्रूक वाली चीज़ों को पुष्ट करने का माध्यम था। और इससे अधिक ज़मीन पर अगर जाएं तो ये बार बार संत श्री आसाराम जी आश्रम मोटेरा अहमदाबाद ने स्पष्ट कर दिया है कि आश्रम की ज़मीन 10 एकड़ से भी कम है। इसको लेकर बाकी अगर जाएँ, थोड़े से ज़मीन जो कलेक्टर द्वारा ही संस्था को वृक्षारोपण के लिए, एफॉरेस्टेशन के लिए दिया गया था, वहाँ पर आश्रम ने 300 से अधिक जब पेड़ लगाए। और ये संवैधानिक कर्तव्य हर एक नागरिक का बनता है। आर्टिकल 51A हर एक नागरिक को बोलता है कि पर्यावरण संरक्षण की ओर अपना कदम उठाए। आश्रम को जमीन दी गई और संत श्री आसाराम जी आश्रम ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए 300 से अधिक पेड़ वहाँ पर लगाए, और उन जमीन पर आश्रम कभी अपना मालिकाना क्लेम भी नहीं कर रहा है। मालिकाना हमारा जो 39,000 कुछ स्क्वायर मीटर है उसी पर है। तो इसीलिए 120 एकड़ वाली खबर पूरी तरीके से भ्रामक है। हमारा स्पष्ट मत है कि हमारी 10 एकड़ से कम भूमि है और उसके ऊपर ही हम अपना स्वामित्व को क्लेम कर रहे हैं। सरकार का तो यहाँ तक कहना है कि वो इसलिए तोड़ रही है आश्रम को कि आपने कहीं तरह की शर्त भंग की है, तो कौन सी शर्तें हैं जिन्हें भंग किया गया है? कि शर्त भंग की मूल में अगर जाएंगे तो 2 पहलू सामने आता है पूरी चीज़ों को स्टडी करने के बाद। प्रथम तो यह कि आश्रम ने व्यवसायीकरण किया है, आश्रम ने प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ वहाँ पर की है अपनी ज़मीन पर, और दूसरा ही अवैध निर्माण किया है। अगर हम प्रॉफिटेबल एक्टिविटी की जड़ में जाएं तो आपको समझ में आएगा कि आश्रम पिछले 5 दशकों से जब सामाजिक गतिविधियां कर रहे, समाज उत्थान के कार्य कर रहे हैं, तो आश्रम की जो सहयोगी संस्थाएं हैं या ऐसे जो भी प्लेटफॉर्म है, उनके द्वारा जनमानस में चूँकि आध्यात्मिकता का संवहन करना है, आध्यात्मिकता का प्रचार करना है, तो जो आध्यात्मिक सत्साहित्य हैं अथवा जो अन्य चीज़ें हैं, ये चीज़ें लोगों को दी गई। इसमें चूंकि आश्रम डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये उनके ही उद्देश्यों की पूर्ति की ओर लिया गया कदम था। अब आज यदि आप इतने वर्षों बाद एक ऐसी ज़मीन जहाँ पर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, जो राजनीति के आजाद शत्रु थे, उन्होंने आश्रम की प्रवृत्तियों की सराहना की थी। राजनीति के आजाद शत्रु मानने वाले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आश्रम के सेवा कार्यों की सराहना की थी। तो संत श्री आसाराम जी आश्रम वो संस्था नहीं है जो गुमनाम था और जो गुमनामी में इतने सारे शर्त भंग कर दिया, आज तक किसी को पता नहीं चला। यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े हस्ती, राजनेता से लेकर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आए हैं और आश्रम के इन्हीं सेवा कार्यों को सराहा है, जनता तक आध्यात्मिक चीज़ों को पहुँचाया जा रहा है। अब आज इतने वर्षों बाद, 4 दशकों बाद सरकार को, प्रशासन को ये याद आता है कि शर्त भंग हो रहा है। और ये कब याद आता है? तो अचानक से 2023 में याद आता है। और इसको लेकर हमने स्पष्ट किया कई बार कि 2022 में ही तो जमीन को लेने के लिए सारे षड्यंत्र रच लिए गए थे,
अब उसके बाद ये दिमागी घोड़े दौड़ाएंगे कि कैसे ले, क्योंकि ये तो कोई चूहा बिल्ली का खेल नहीं है कि इतने बड़े संस्था की जमीन को हम ले लेंगे। तो इसीलिए दिमागी घोड़े दौड़ाएंगे कि पुराने कागजों पर जाओ, इन्होंने शर्त भंग किया। ये पूरी तरीके से निराधार आरोप है। दूसरी चीज, अगर हम जाएं इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर, अवैध निर्माण के ऊपर, जो संत आसाराम जी आश्रम को 1980 में जमीन आवंटित की गई थी, केवल उसी में कलेक्टर से परमिशन लेने की बात थी कि कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले कलेक्टर से परमिशन लेना होगा। बाकी जो 3 जमीनें हमें मिली 1992, 1997 और 1999 में, उनमें हमें कंस्ट्रक्शन के साथ रेगुलराइज करके जमीनें मिली थी। यदि 1980 के उस जमीन की बात करें तो वहाँ पर संत आसाराम जी गुरुकुल का निर्माण हुआ, और गुरुकुल के निर्माण कार्यों के लिए संस्था ने ऑर्डा से परमिशन लिया, अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से। तो और 2008 से वहाँ पर गुजरात सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गुरुकुल चल रहा है। तो शैक्षणिक उद्देश्य के लिए ज़मीनें मिली थी, वहाँ पर गुरुकुल चल रहा है, जहाँ के बच्चे प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक तक पूरे विश्व के पटल पर, भारतीय पटल पर अहमदाबाद गुजरात का नाम रोशन कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहाँ के बच्चों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया पिरामिड का। वहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स में जाकर कई क्षेत्रों में नाम रोशन कर रहे हैं, इस प्रदेश का, इस राज्य का, इस जिला का। तो ऐसे गुरुकुल जहाँ पर चल रहे 2008 से, जिसकी सराहना सरकार ने भी बार बार की है, अभी अचानक 2023 में याद आ जाता है कि उसका निर्माण जो अवैध था। तो यदि इसको जनता भी देखे अदालत में और इसका अवलोकन करे तो समझ में आ जाएगा कि किसी भी तरह बायहुक बैकरूक इन चीज़ों को लाना है। लेकिन आश्रम की ओर से कोई भी लूपहोल या कोई भी मतलब अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोई कमी नहीं रखी गई थी कानूनी रूप से। इस न्यायिक लड़ाई में आश्रम की तरफ से ऐसा भी क्लेम किया जा रहा है कि जो बगल में, आश्रम की बगल में, मोटेरा अहमदाबाद आश्रम के बगल में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, उन्होंने भी शर्त भंग की है। लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया आश्रम पर लागू की जा रही है वो स्टेडियम पर लागू नहीं की जा रही, वहाँ तो बहुत लीनियंसी दिखाई जा रही है। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। कि यही जो सवाल है कि इसी तरीके के शर्त भंग के आरोप बगल में खड़ा क्रिकेट स्टेडियम को भी मिला था, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम को, और उनको 1987 में ही ज़मीन खाली करने का आदेश दिया गया था कलेक्टर द्वारा। और आज तक ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं है कि किसी अदालत ने उस ज़मीन खाली करने के आदेश को रद्द किया हो। इस पर कई आरटीआई भी सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा फाइल किया गया, और कहीं पर यह रिकॉर्ड में नहीं आया कि उन जो क्रिकेट स्टेडियम के ज़मीन को खाली करने का आदेश था वो रद्द हुआ। लेकिन उसके बाद भी आज 2026 में भी वो स्टेडियम खड़ा हुआ, फल फूल रहा है। अभी आपने शर्त भंग की बात करी कि जो स्टेडियम है उसने शर्त भंग की है, कौन सी शर्तें हैं ये? क्रिकेट स्टेडियम को जो ज़मीन मिली थी वो ज़मीन मिली थी पूरी तरीके से खेलकूद के कामों को करने के लिए, और कोई नफ़ाकारक प्रवृत्ति नहीं करने का शर्त था। लेकिन उन्होंने तमाम तरह की नफ़ाकारक प्रवृत्ति वहाँ पर किया, जो नफ़ाकारक प्रवृत्ति का आरोप आश्रम पे भी लग रहा है। और वहाँ आज भी, यहाँ पर 1987 में एविक्शन का ऑर्डर, सीजर का ऑर्डर आया था, और उसके बाद आज 2026 में भी वहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही। अगर उस स्टेडियम को खाली नहीं कराया गया या नहीं तोड़ा गया, इसका मतलब कोई विकल्प है सरकार के पास। यदि कोई शर्त भंग करता है, और खास करके ये नफाकारक प्रवृत्ति का भी, तो भी कोई विकल्प है। और अगर विकल्प है तो फिर समानता का अधिकार आश्रम को और स्टेडियम को क्यों नहीं मिलना चाहिए? जबकि वो एक प्राइवेट बॉडी है, वो कोई पब्लिक बॉडी नहीं है, एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड एक संस्था है। और आश्रम एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो पिछले 50 से अधिक वर्षों से समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। तो एक तरफ तो उस जमीन के लिए, उस स्टेडियम के लिए सरकार अलग रवैया अपना रही है, यहाँ पर दोहरा मापदंड अपना रही है आश्रम के लिए, तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और ये यह भी सवाल खड़ा करता है कि यदि ओलंपिक या इससे पहले कोई भी सर्वे करना था सरकार को, तो अगर इस पूरे एरिया को सर्वे में लाया जाता तो फिर वो भी सर्वे में आता, पता चलता कि भाई उसने भी शर्त भंग किया था। लेकिन चुन चुन कर केवल हमारे आश्रम, संत आसाराम जी आश्रम को ही नहीं, बगल में खड़ा भारतीय सेवा समाज, सदाशिव आश्रम तथा गरीबों के झुग्गी झोपड़ी जो कई वर्षों पहले उनको मिला था, वो बना कर रह रहे थे, उनको शर्त भंग का नोटिस देकर तोड़ा गया। लेकिन बगल में खड़ा क्रिकेट स्टेडियम आज भी खड़ा है। तो ये शर्त भंग के आरोपों की हकीकत को बयां करता है कि शर्त भंग के आरोप केवल इसलिए लगाए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से इन जमीन को ले ले, वरना सरकार यदि इतना ही सीरियस रहती शर्त भंग के आरोपों को, तो फिर वो क्रिकेट स्टेडियम भी आज वहाँ पर जमींदोज हो गया रहता। इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन भी सरकार की तरफ से आपको दिया गया था, जो शायद आप लोगों ने मान्य नहीं किया, जो हमने सुना है कि सरकार आपको भूमि के बदले भूमि देना चाह रही है कॉम्पनसेशन के साथ। तो फिर तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए कि सरकार हमें भूमि के बदले भूमि या कंपनसेशन क्यों देना चाह रही है? क्योंकि सरकार ने 2021 में अहमदाबाद को होस्ट सिटी चुना गेम के लिए, और उसके बाद हमें कंपनसेशन दे रही है। आज से 50 वर्षों से पहले जो एक ब्रह्मज्ञानी संत ने प्लानिंग की थी समाज के उत्थान के लिए, और उन्होंने जो इस ज़मीन को चुना था ऋषि जाबल्य की तपस्थली का, उस ज़मीन का क्या ही विकल्प हो सकता है?
आश्रम केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, कुछ ईंटों से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर नहीं है कि सरकार हमें कोई विकल्प दे दे, बगल में जमीन दे दे। यहाँ पर 5 दशकों से लोगों ने आकर साधना किया है, यहाँ पर ध्यान भजन हुए, वो एक आध्यात्मिक ऑरा है जो और कहीं नहीं हो सकता। और अगर सरकार को ऐसा लग रहा है कि आश्रम को तोड़कर ओलंपिक का स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव बना देंगे और बगल में कहीं पर आश्रम के लिए ज़मीन दे देंगे, तो उन्हें ये समझना होगा कि बड़े बड़े खेल जगत की हस्तियां भी जो है जाते हैं आश्रमों में। वो ऐसा नहीं कि किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी बिल्डिंग में चले जाते हैं, वहाँ पर उनको रिलीफ मिल जाता है। क्योंकि जब कहीं पर कई दशकों तक ध्यान भजन होता है तो वहाँ पर एक आध्यात्मिक ऑरा बनती है। उस आध्यात्मिक ऑरा का कोई विकल्प नहीं हो सकता है, ये प्रशासन को समझने की आवश्यकता है। ज़मीनें तो गुजरात में, अहमदाबाद में कई जगह पड़ी हुई है, और हम इस गेम में, ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, ना कि अहमदाबाद का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। तो जब हम भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं इस ओलंपिक में, तो भारत में कई जगह ऐसी ज़मीनें पड़ी हैं। 10 इस खेल के स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के लिए चाहिए 650 एकड़ जमीन। आश्रम, संत से आश्रम, ये आश्रम है 10 एकड़ में फैला हुआ। वही जमीन पर आखिर क्यों सरकार अड़ी हुई है कि हमें वही जमीन लेना है? तो ये समझना होगा, सरकार को भी थोड़ा सा इस पर मानविक रवैया अपनाना चाहिए कि ये एक आध्यात्मिक ऑरा का, आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, जिसे आज से लगभग 50 वर्षों से अधिक समय पहले एक ब्रह्मज्ञानी संत ने समाज के उत्थान के लिए, मानव मात्र का भला करने के लिए इसकी नींव रखी थी। और यहाँ से पूरे भारत भर में समाज के उत्थानकारी प्रवृत्तियाँ चलती है, चाहे मातृ-पितृ पूजन दिवस हो, कई हजार बाल संस्कार केंद्र हो, अन्य भजन करो, भोजन करो, दक्षिणा पाओ योजनाओं जैसी सरकार के जो कर्तव्य है वो ये आश्रम करते हैं। सरकार को ये समझना चाहिए। आज आप हमें विकल्प देने का बात कर रहे हैं, जब आपके पास विकल्प नहीं था कि समाज से व्यसन मुक्ति कैसे किया जाए, जब आपके पास विकल्प नहीं था कि समाज से कैसे डिप्रेशन आदि अवसादों को हटाया जाए, जब आपके पास विकल्प नहीं था कि समाज में युवाओं को कैसे मार्गदर्शन दिया जाए, तब जिस संत ने जिस भूमि से, जिस जमीन से ऐसे मानव हितकारी प्रकल्पों को चलाया, युवाधन सुरक्षा अभियान जैसे, भजन करो, भोजन करो, दक्षिणा पाओ जैसे योजनाओं, उनका आप क्या विकल्प दे सकते हैं? यह हास्यास्पद है कि जमीन को, आश्रम के जमीन को विकल्प देकर कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। आपके ड्यूटीज को, आपके कर्तव्यों को संत से आसाराम जी आश्रम ने अपने संसाधनों से 5 दशकों तक चलाया है, उसका आप विकल्प नहीं तलाश सकते हैं। आपको ये विकल्प तलाशना होगा कि हम कहाँ पर और कहीं पर स्टेडियम बना सके। अब आश्रम का विकल्प तलाशना हास्यास्पद है प्रशासन की ओर से। ओलंपिक स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का विकल्प यदि तलाशे तो यही आज के समय में एक सेंसेबल स्टेप होगा। जिस तरह से आपने कहा कि आश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता, तो इसका मतलब आप तो यही कह रहे हैं कि आश्रम जहाँ है वहीं रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आश्रम जो है वो भारत के विकास में बाधा बन रहा है, क्योंकि अगर ओलंपिक जैसा अंतर्राष्ट्रीय खेल भारत में आयोजित होता है तो भारत का ही नाम रोशन होता है। लेकिन आश्रम ये क्लेम कर रहा है कि आध्यात्मिकता सर्वोपरि है और भौतिक विकास बिल्कुल भी देश के लिए ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब आप लोग एक भारत के विकास पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, भारत का विकास नहीं होना चाहिए। इस पर मैं स्पष्ट कर दूं स्पष्ट शब्दों में कि संत से आसाराम जी आश्रम कहीं पर भी ओलंपिक का अथवा किसी भी खेलकूद के गतिविधियों का विरोध नहीं कर रहा है। अगर हम विरोध करते तो जो संत से आसाराम जी गुरुकुल है उसी आश्रम परिसर में स्थित है, उन्होंने खेलकूद के क्षेत्र में कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जो पूरे भारत के पटल पर छाया हुआ है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि भौतिक विकास और आध्यात्मिक जगत जो है उनको एक साथ आप एक दूसरे से सहयोग करके चला सकते हैं। एक दूसरे को काटने के लिए जाएंगे तो विनाशकारी कदम होगा। आज कई जगह तो ओलंपिक हुए हैं, विश्व के कई जगहों पर ओलंपिक हुए, वहाँ के लोग आज भारत आकर यहाँ पर आत्मिक शांति की तलाश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कुंभ में कई बड़े बड़े हस्तियाँ आए जिन्होंने हिंदुत्व की शरण ली। तो आपको ये समझना होगा कि भौतिक विकास ठीक है अपनी जगह, खेलकूद भी ठीक है। कोरोना काल ने तो हमारे इस भौतिक विकास की पोल खोल दी। जब कहीं पर शांति नहीं मिल रही थी, लोग परेशान थे, तो ऐसे ऐसे आश्रम, ऐसे ऐसे धार्मिक स्थलों के केंद्र ही लोगों को आत्मिक शांति दे रहे थे। तो इसीलिए भौतिक विकास करिए, उसका स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सरकार को, प्रशासन को, हम भी उसमें सहयोगी है। लेकिन भौतिक विकास के नाम पर आप आध्यात्मिक जगत से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि खेल कूद आदि, तो भाई खेल कूद में सेकेंड सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार आने से पहले अर्जुन पुरस्कार ही प्रथम था। उस अर्जुन से बड़ा तीरंदाज तो नहीं हुआ। उस अर्जुन को, जिस अर्जुन के नाम से आप अर्जुन पुरस्कार देते हैं, उस अर्जुन को जब विषाद योग हुआ, जब उनको कहीं पर शरण नहीं मिल रहा था, जहाँ उनको नहीं कुछ समझ में आ रहा था, तो वो भी तो अध्यात्म के शरण गए ना। और जब वहाँ पर श्री कृष्ण ने उपदेश दिया तो उनको वहाँ पर शांति मिली। तो जिस जमीन से वही गीता ज्ञान का प्रचार प्रसार 55 वर्षों से हो रहा है, उस जमीन को आप कह रहे हैं कि तोड़कर हम खेलकूद का ये देंगे। और कौन सा खिलाड़ी आप बताइए तो ये स्वीकार करेगा कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र जो 5 दशकों से उसको जमीन दोज करके उसके ऊपर स्टेडियम बनाया, उसके ऊपर हम खेलेंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई भी खिलाड़ी भी इसका समर्थन करेगा।
इसलिए सरकार ने ये समझना चाहिए कि भौतिक विकास के लिए आपके पास अन्य कई जगह हैं। आज तो बनाने में कितना समय लगेगा, 2-3 साल समय लगेगा, आप खड़ा कर लेंगे एक स्ट्रक्चर, लेकिन आश्रम जमीन का टुकड़ा या कोई भवन मात्र नहीं है, ये समझना चाहिए प्रशासन को। और खेलकूद जगत का ही हम यदि उदाहरण ले लें तो क्रिकेट का उत्कृष्ट खिलाड़ी माने जाते विराट कोहली, आज भी विश्व पटल पर, वो भी आज पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के शरण में जाकर वहाँ पर आत्मिक शांति को तलाश रहे हैं। तो इसीलिए ये समझना होगा कि खेलकूद अपने जगह पर बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ आध्यात्मिक जगत के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। और आज यदि स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव बनाने की बात ही है तो हरियाणा तो ऐसे खेलों में सबसे आगे अपना प्रतिनिधित्व करता है और हरियाणा वहाँ पर तैयार है। हरियाणा बार बार बोल रहा है कि हमें इसका प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाए। तो जब हम ओलंपिक में भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं तो किसी भी राज्य में होना ओलंपिक क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ तो सभी परिस्थितियाँ अनुकूल है, वहाँ खिलाड़ी तैयार है, तो वहाँ पर किया जाना चाहिए। और जनता यदि ये इश्यूज़ को देखती है तो उनके मन में भी तो ये सवाल आएगा ना कि इससे पहले भी तो कई सारे स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव बने हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए दिल्ली में जो अरबों का टैक्स मनी का कॉन्क्लेव बना हुआ धूल फाँक रही है, जंग खा रही है, उसका क्या उपयोग सरकार ने कर लिया? गुजरात में ऐसे कई सारे स्टेडियम हैं जो आज धूल फाँक रही है, उसका क्या सरकार ने कर लिया? और आज यहाँ पर जब आप 600 एकड़ में कोई नया कॉन्क्लेव बनाएंगे तो किसके पैसे से बनाएंगे? हमारे आपके जो टैक्स पेयर मनी है उसी के पैसे से बनाएंगे ना। तो जनता भी तो ये सोचेगी ना कि बार बार इनके मन में आता है कहीं पर अलग अलग चीजें बना रहे और पुराने जो इनका कोई उपयोग नहीं कर पा रहे, तो ये तो विकास नहीं हुआ, ये शोषण हुआ। ये जनता जो टैक्स पे करी उसका हम शोषण करके अपना एक विकास को दिखाने का केवल मात्र एक नाटक कर सकते हैं, ढोंग कर सकते हैं। असल में ये विकास की परिभाषा नहीं है। ब्रह्मज्ञानी संतों के आश्रमों को तीर्थस्थली माना जाता है। ऐसे में अगर मोटेरा अहमदाबाद आश्रम पर कोई आंच आती है तो आप लोग क्या स्टेप लेंगे? आश्रम कानून को मानने वाली एक संस्था है और इसीलिए हमें जो रिलीफ ऐसा लगा कि मिल सकता है, जहाँ हमने उन सभी कानूनी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को रखा है। गुजरात हाईकोर्ट में भी हमने पिटीशन फाइल किया, वहाँ पर हालांकि सिंगल बेंच में हमारे विरुद्ध फैसला आया, लेकिन एक कानूनविद होने के नाते मुझे लगता है पूरे फैसले को अवलोकन करने के बाद कि कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसी चीज़ें जो वहाँ पर रखी गई थी उसका तटस्थ अवलोकन नहीं हो पाया, इसलिए ऐसा फैसला आया। लेकिन हम आशावादी हैं, न्यायपालिका के प्रति हमारे मन में सम्मान है कि जो डिवीज़न बेंच में मामला है अथवा जो उच्चतर अदालत होगा वो इस फैसले को एक अन्य तरीके से लेगा। देखिए, हम लोकतांत्रिक ढांचे में रहते हैं, कानून क्या है उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि कानून क्यों है। यदि फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन एक सेकंड के लिए हम ये मान भी लें कि कोई शर्तभंग हुई है संस्था द्वारा, तो वो शर्तभंग 50 वर्षों से अधिक के लोक हितकारी प्रवृत्तियों के दौरान हुई है। अगर वो शर्तभंग हुई है तो उसको फिक्स किया जा सकता है। और कानून यदि हम मान ले कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन वाला जो मसला है उस पर परमिशन या प्लान क्यों पास कराया जाता है? इसलिए पास कराया जाता है कि बिल्डिंग सेफ रहे, बिल्डिंग जो है मजबूत हो, और दूसरा चीज़ की रेवेन्यू सरकार को क्रिएट होना चाहिए। आश्रम के तमाम जो कंस्ट्रक्शन है, वो गुरुकुल का कंस्ट्रक्शन हो यानी जो भी कंस्ट्रक्शन हो, इतने दशकों से वहाँ पर मजबूती से खड़ा है। और अगर रेवेन्यू वाले इशू पर हम आए तो दैट कैन बी फिक्स टुडे इटसेल्फ। अगर सरकार को लगता है तो पेनलाइज करके दंडात्मक कोई कार्यवाही करके उसको ठीक किया जा सकता है। इसलिए अगर संकीर्ण विचारों से देखेंगे तब तो ध्वंस वाली एक आएगी कि ध्वंस कर दो, लेकिन अगर व्यापक स्तर पर इसको देखेंगे, और व्यापक स्तर पर देखना इसलिए भी उचित है कि आज आप जिस संस्था को एक लक्ष्मण रेखा में डालने का प्रयास कर रहे हैं, उस संस्था ने लेकिन अपने कार्यों को, अपने लोकहितकारी प्रवृत्तियों को कभी लक्ष्मण रेखा में नहीं बांधा। यहाँ से जो प्रवृत्तियाँ चालू हुई, आज देश ही नहीं विदेशों में समितियाँ हैं, विदेशों में संत सियासाराम जी आश्रम के कार्य वहाँ पर पहुँच रहा है, विदेशों में मातृपितृ पूजन होता है, विदेशों में भगवान नाम संकीर्तन होता है। तो एक संस्था, ये संस्था केवल लक्ष्मण रेखा में बांधी जाने वाली संस्था नहीं है। इनके जो लोकहितकारी प्रकल्प है, यहाँ का जो संकल्प है वो व्यापक है। तो इसीलिए इस संस्था से रिलेटेड अगर कोई विषय है तो उसको भी व्यापक दृष्टि से सोचना होगा। और जब हम संकीर्णता से बाहर निकलकर यदि प्रशासन व्यापक एक सॉल्यूशन निकालने की ओर जाए तो इसका सॉल्यूशन ऐसा निकल सकता है कि आध्यात्मिक ऊर्जा का यह केंद्र सुरक्षित बना रहे। अब आपके अनुभव पर एक प्रश्न है कि देश में तो कई राज्य या कई जगह ऐसे होंगी जहाँ पर अवैध निर्माण हुए होंगे, तो क्या सरकार उन जगहों पर भी इतनी तत्परता से कार्रवाई करती है जैसे कि आशाराम जी आश्रम संस्था को लेकर कर रही है? देखिए, हम अवैध निर्माणों के पक्षधर नहीं हैं और हम मान भी नहीं रहे कि कुछ अवैध निर्माण हुए। यदि शर्त भंग के आरोपों पर आए तो ये एक खतरनाक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। यदि आप ऐसे एक विश्व प्रसिद्ध संस्था को जमींदोज करने का प्रयास कर रहे हैं तो एक ऐसा खतरनाक प्रेसिडेंट सेट होने वाला है जो आगामी समय में ऐसी छोटी छोटी शर्त भंग यदि कहीं पर हो जाती है तो उसके आप ज़मीन वापस लेने का अगर कल्चर चालू हो जाए तो ऐसे कई सारी खतरनाक चीज़ें सामने आएगी। इसीलिए ये एक ऐसा केस है जहाँ पर व्यापक दृष्टि देकर एक एग्जाम्पल सेट करने की आवश्यकता है जुडिशियरी को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी,
कि भाई शर्तभंग अगर मामूली कुछ हुआ तो उसका वैकल्पिक, हर चीज़ का वैकल्पिक एक होता है, आप वहाँ पर उसको दंडात्मक कार्यवाही करके उनको रेगुलराइज कर सकते हैं। लेकिन ये ध्वंस करने की, ज़मीन वापस लेने की जो प्रेसिडेंट सेट की जा रही है, एक खतरनाक दिशा की ओर बढ़ रहा है। एक आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है मेरा कि ऐसा देखा गया है कि विकास के नाम पर हमेशा हिंदुओं की ही आस्था, संस्था और मंदिरों को निशाना बनाया जाता है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये समझना होगा कि हम सहिष्णु सहिष्णु करके अति सहिष्णु हो गए। आज हिंदू समाज, सनातन समाज एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहाँ पर उनके आस्था के केंद्रों को, उनके आध्यात्मिक जगत के केंद्रों को कोई ध्वंस करने की प्रयास कर रहा है, और इसको लेकर समाज में कोई हलचल भी नहीं है। हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन समाज का बड़ा वर्ग आज इसको लेकर उतना चिंतित नहीं है कि कितना बड़ा नुकसान आज हमारे धर्म को होने जा रहा है। इसलिए जो भी लोग हिंदू समाज के, सनातन संस्कृति के पक्षधर हैं, उनको समझना होगा कि ये लड़ाई केवल संत श्री आसाराम जी बापू के अनुयायियों का नहीं है, या केवल संत श्री आसाराम जी आश्रम से जुड़े लोगों का नहीं है। यह जो लड़ाई है वो आज एक व्यापक लड़ाई हो गया, जहाँ पर समाज के सभी लोग जो भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का समर्थन करते हैं, उनको सामने आना होगा और उन्हें यह बताना होगा कि हर चीज़ वो चार दीवारी वाले कोर्ट में नहीं हो सकता, जनता की अदालत में भी कुछ चीज़ें तय की जाती है, क्योंकि ये एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा केंद्र है जो पूरे भारत भर को दिशा निर्देश देता है आध्यात्मिक जगत में। तो इसीलिए हमें इस जगह पर सहिष्णुता से थोड़ा बाहर आकर अपने कर्तव्यों को समझना होगा। और आज जब पूरा विश्व जो है तृतीय विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा है, ऐसे में एक ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत जिन्होंने विश्व धर्म संसद में हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया, स्वामी विवेकानंद के शिकागो में प्रतिनिधित्व के 100 साल बाद संत श्री आसाराम जी बापू ने जाकर, वहाँ पर जाकर तमाम संकीर्णता, तमाम बाउंड्रीज को तोड़कर वहाँ पर विश्व को एक शांति का संदेश देकर आए। ऐसे संत को, ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत की संस्था को लेकर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें एक व्यापक विजन रखना होगा। हालांकि एक षड्यंत्र के तहत ऐसे संत को कुछ आरोपों का शिकार होना पड़ा, कुछ ऐसी कानूनी संकट झेलनी पड़ी, लेकिन आज अदालत में जब अपील की हेयरिंग हो रही है तो सब दूध का दूध, पानी का पानी हो रहा है और वो निष्कलंक होंगे भी। लेकिन आज जब एक संत भारत को विश्वगुरु बनाने का संकल्प लेकर बैठे हैं, और वो विश्वगुरु बनाने का जो मार्गदर्शिका है वो संत श्री आसाराम जी बापू जैसे महान संतों के माध्यम से ही मिल सकती है, तो उनके संस्था को तोड़ना कितना न्यायोचित है, कितना तर्कसंगत है और कितना मानवता के हित में है, ये केवल हमारे सोचने की जिम्मेदारी नहीं है, आपको भी ये चीज़ सोचना होगा और इसका उत्तर तलाशना होगा। और इस चर्चा को सुनने के बाद ये तो स्पष्ट हो गया है कि एक धर्म युद्ध है जिसमें सबको अपना योगदान देना है और इस युद्ध को जीतना है। आप अपना योगदान इस धर्म युद्ध में कैसे देने वाले हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।